हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं हिंदी पेडागॉजी के लास्ट पार्ट पर। यहाँ से इन्हीं कुछ पॉइंट्स आपके सामने लेके आए हैं। यहीं से हिंदी पेडागॉजी इससे बाहर नहीं आने वाला है। आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए, उससे आपको पता चल जाएगा कि इन सब पॉइंट्स पर मतलब इन सब पॉइंट्स की चर्चा के बाद अगर इसमें से फंस रहा है या नहीं। तो मेरा यही सुझाव और हर बार आपको यही रहा है कि वीडियो के साथ साथ आप प्रैक्टिस क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा लगाने की कोशिश कीजिए, ये आप ही के लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलते हैं आज पेडागॉजी की, हिंदी पेडागॉजी की लास्ट वीडियो पर, लास्ट क्लास पर। तो शुरू करते हैं। तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट लिए गए हैं जो कभी कभी पूछ लिए जाते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है जो उपलब्धि परीक्षण, अर्थात इंग्लिश में इसको बोलते हैं अचीवमेंट टेस्ट। उपलब्धि परीक्षण मतलब आप समझ में आ ही रहा होगा। उपलब्धि मतलब जो बच्चे की उपलब्धि क्या होती है, ग्रोथ क्या होती है, क्या एक तरह से आप रिज़ल्ट की फॉर्म में समझ सकते हैं। आइए पॉइंट्स पर गौर करते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट है, इस परीक्षा का प्रमुख उद्देश्य यह अनुमान लगाना होता है कि शिक्षण कार्यक्रम से शिक्षार्थी ने क्या सीखा। अर्थात जब टेस्ट लिया जाता है, अर्थात जब बच्चे का जो एनुअल टेस्ट होते हैं, एनुअल एग्ज़ाम होते हैं, हाफ ईयरली एग्ज़ाम होते हैं, इन सब एग्ज़ाम से ये सीखा जाता है कि बच्चे ने क्या सीखा। ये शिक्षक अनुमान लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, स्किल लैंग्वेज अर्थात भाषा कौशल को कहाँ तक सीख पाया है बच्चा, अर्थात शिक्षार्थी भाषा कौशल को कहाँ तक सीख पाया है और उनके आधार पर भाषा का प्रयोग किस हद तक उपयुक्त ढंग से कर पाया है अथवा नहीं। इसका अर्थ यही होता है। तो उपलब्ध परीक्षण का अर्थ है कि जो पढ़ाया गया है, जिस तरह से भाषा उसको बच्चे को सिखाई गई है, जिस तरह से नियम के साथ साथ उदाहरण के साथ एकदम डिटेल वाइज जो बच्चे को समझाया गया, किस हद तक बच्चे को समझ में आया है या बच्चे ने किस हद तक अपने उस भाषा को समझने में समझ सका है। तो उसी बारे में उपलब्ध परीक्षण किया जाता है, अर्थात अचीवमेंट टेस्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है दक्षता परीक्षण मतलब एफिशिएंसी टेस्ट। तो इससे यह जाना जा सकता है कि शिक्षार्थी शिक्षण विषय का कहाँ तक समझ पाया है और भाषा कौशल में उसकी दक्षता या प्रवीणता का स्तर क्या है। एप्टीट्यूड एफिशिएंसी टेस्ट होती है कि मतलब क्षमता क्या है, उसकी दक्षता क्या है, किस हद तक बच्चा सीख पाया है। तो ये सब कुछ टेस्ट होते हैं जो एक एग्ज़ाम के तौर पर लिए जाते हैं बच्चे में। उसको अचीवमेंट टेस्ट होते हैं, एफिशिएंसी टेस्ट होते हैं, एप्टीट्यूड टेस्ट होते हैं, जिनके माध्यम से बच्चे का रिपोर्ट कार्ड एक तरह से बनता है, आप ये समझ लेंगे। या इससे रिपोर्ट कार्ड का अर्थ ही यही होता है कि बच्चे ने कितना सीखा है अभी तक की कक्षा में या क्लास में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभिरुचि परीक्षण एप्टीट्यूड टेस्ट, इससे यह पता चलता है कि शिक्षार्थी भाषा सीखने के लिए उपयुक्त अभिरुचि रख रहा है अथवा नहीं। मतलब अभिरुचि परीक्षण किसी चैप्टर बेस्ड होती है कि मतलब जो बच्चे ने कोई टॉपिक है उसको पढ़ाने के बाद एप्टीट्यूड टेस्ट लिया जाता है। मतलब नॉर्मल टेस्ट, या इसको नॉर्मल टेस्ट बोल सकते हैं, क्लास टेस्ट बोल सकते हैं एक सरल भाषा में, कि बच्चा हाँ जिस टॉपिक को पढ़ाया गया उसको अच्छे से ग्रहण कर पाया है या नहीं, या कोई भाषा पढ़ाई गई है कि रुचि ले रहा है या नहीं ले रहा है। तो इस बारे में बताया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, यह भी अनुमान लगाया जा सकता है कि शिक्षार्थी अपेक्षित शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। इस एप्टीट्यूड टेस्ट से यह अनुमान लगाया जाता है कि बच्चा शिक्षण में सफल हो पाएगा या नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है, इसके लिए यह आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी का लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो, किंतु दक्षता परीक्षा के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। अर्थात इस पॉइंट का एप्टीट्यूड टेस्ट का यही है कि ये मतलब है कि इसके लिए ये आवश्यक नहीं है कि शिक्षार्थी का लक्ष्य विषय का पूर्व ज्ञान हो। मतलब जो उसका विषय है, जो लक्ष्य विषय अर्थात भाषा से है, जिस भाषा के जो भाषा वो सीख रहा है उसकी ये आवश्यक नहीं है, जो भाषा वो सीख रहा है उसका पूर्व ज्ञान वो रखता हो। और दक्षता परीक्षण के लिए लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। अर्थात जो बच्चा, ज़रूरी नहीं है कि जो बच्चा जो लैंग्वेज सीख रहा है, जो भाषा सीख रहा है उसका पूर्व ज्ञान हो, ये ज़रूरी नहीं है, पर ये आवश्यक है कि जो सीख रहा है भाषा उसका ज्ञान होना आवश्यक है, उस लक्ष्य विषय का ज्ञान होना आवश्यक है। अर्थात एप्टीट्यूड टेस्ट मतलब उसका ध्यान केंद्रित हो और मतलब कोई लैंग्वेज में प्रीवियस नॉलेज अगर ना भी रखता हो तो भी चलेगा, बट वो जो एप्टीट्यूड मतलब जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है, जो प्रेजेंस ऑफ टॉपिक है, जो टॉपिक पढ़ाया जा रहा है उस पर ध्यान होना बहुत ज़्यादा आवश्यक
है। ठीक है, कुछ कौशल्स की बात की गई है यहाँ पर, स्किल्स की बात की गई है। जैसे मुख्य कौशल पूछ लिया जाता है एग्ज़ाम में, 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाता है कि मुख्य कौशल कौन कौन से मुख्य कौशल होते हैं, तो सुनना बोलना। प्राइमरी स्किल्स कौन कौन सी होती हैं, सुनना, लिसनिंग एंड स्पीकिंग। और पुनर्बलन कौशल अर्थात रीइंफोर्समेंट स्किल, अर्थात पुनर्बलन का अर्थ यह होता है, पुनर्बलन का अर्थ ये होता है कि जब शिक्षक पढ़ाता रहता है, पढ़ाते के साथ साथ बीच में अगर कोई सवाल वो पूछता है और कोई बच्चा उसका उत्तर देता है, जैसे सपोज़ भाषा, हम जैसे टीचर ने क्वेश्चन किया कि हमारी मातृभाषा क्या है, तो कोई जिसको पता हो वो हाथ ऊपर करे, तो कोई बच्चा हाथ ऊपर करता है और उससे अगर पूछा है कि तुम्हारा मातृभाषा क्या है, अगर वो बच्चा बता देता है कि हाँ हमारी मातृभाषा हिंदी है, तो पुनर्बलन के तौर पर शिक्षक क्या करता है, उसको पुनर्बलन देता है, अर्थात उसको शाबाशी देता है कि हाँ वेरी गुड, गुड या बहुत अच्छा ज्ञान है। इस तरह से जो पुनर्बलन दिया जाता है उसको, उसी को रीइंफोर्समेंट स्किल क्या होती है, बोलना, अर्थात बोलकर पुनर्बलन दिया जा सकता है। बोलेंगे कि हाँ बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया अच्छा प्रदर्शन किया, या लिख कर, मतलब कॉपी में अगर कोई टीचर ने वर्क दिया हुआ है, अगर वो अच्छे से करता है तो उसमें टीचर क्या नोट कर देते हैं कि गुड, वेरी गुड, इस तरह से जो पॉइंट्स नोट कर दिए जाते हैं उनको क्या बोलते हैं, रीइंफोर्समेंट स्किल बोला जाता है। तो प्राइमरी स्किल क्या हो गई, सुनना बोलना, और रीइंफोर्समेंट स्किल कौन सी हो गई, बोलना और लिखना। तो इन पॉइंट्स को ध्यान रखिएगा। ठीक है, मल्टीलिंग्विस्ट की बात करते हैं, मल्टीलिंग्विज्म की बात करते हैं, बहुभाषिता की बात करते हैं। तो एनसीएफ 2005 का मानना है कि एनसीएफ बहुभाषिता को संसाधन मानता है। ठीक है, बहुभाषिता मतलब एक विद्यार्थी जो है एक कक्षा में ज़रूरी नहीं है कि कोई एक ही भाषा का ज्ञान रखता हो, मल्टीलिंग्विज्म को प्रेरित किया जाता है एनसीएफ के द्वारा। ठीक है, सेकंड पॉइंट है बहुभाषिता का महत्व है एक ही कक्षा में कई भाषा बोलने वाले बच्चा होना। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है बहुभाषी कक्षा में बच्चों की मातृभाषा को संसाधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। अर्थात अगर किसी कक्षा में कोई बच्चा हिंदी बोल रहा है, कोई अपनी किसी अलग भाषाई क्षेत्र से आता है, कोई अपनी उस भाषा का प्रयोग किया जाता है, तो बच्चों की मातृभाषा, अर्थात यहाँ पर मातृभाषा का अर्थ क्या है, क्षेत्रीय भाषा को संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए। अर्थात उन्हें संसाधन के रूप में प्रयोग करना चाहिए, मतलब जो बच्चा जिस लैंग्वेज में समझे उसे उसी लैंग्वेज में समझाना चाहिए। तो यही एक अच्छी कक्षा का प्रमाण है, अच्छी कक्षा का रूप है कि बच्चा अगर किसी भी तरह से समझ रहा है तो उसी भाषा में समझाना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि अगर हिंदी बोली जा रही है तो हिंदी ही बच्चे को बोलना पड़ेगा, तो वो अपनी क्षेत्रीय भाषा का प्रयोग कर सकता है जिससे उसको समझने में आसानी होगी। ठीक है, अब यहाँ पर बात करते हैं पाठ्य पुस्तक की कि हमारे पाठ्य पुस्तक होनी कैसी चाहिए, हमारा करिकुलम कैसा होना चाहिए, बच्चों को जो क्लास में पढ़ाया जाता है वो हमारी पुस्तक बुक कैसी होनी चाहिए, इस बारे में थोड़ी सी बातें हैं, कुछ पॉइंट्स हैं कि पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए, रंग बिरंगी होनी चाहिए, आसान भाषा में व्यवहारिक ज्ञान पर आधारित होनी चाहिए। मतलब अगर आसान भाषा में होगी जाहिर सी बात है समझने में बच्चों को आसानी होगी। और आसान भाषा में व्यवहारिक ज्ञान का अर्थ है कि जो बच्चा रोज़ एक्सपीरियंस ले रहा है, कहाँ रहता है, एनवायरनमेंट वगैरह से चीज़ों को सिखाकर सोसाइटी से जो चीज़ें सीख रहा है, देख रहा है, उनको कुछ एग्जाम्पल्स लेके वगैरह वो उसमें अच्छे से पुस्तक में दर्शाया गया होना चाहिए। और बच्चों के स्तर को अनुरूप होने चाहिए, बच्चे का जिस लेवल का स्तर है, अर्थात प्राथमिक स्तर है तो उसकी अलग तरह की किताब होनी चाहिए, माध्यमिक स्तर की अलग स्तर की किताब होनी चाहिए। इस तरह से बच्चे का जो स्तर है उसके अनुरूप बुक होनी चाहिए। ठीक है, अनेक संसाधनों में एक संसाधन है परंतु एकमात्र संसाधन नहीं है। ये पाठ्य पुस्तक को एकमात्र संसाधन नहीं माना जा सकता, क्योंकि जो बच्चा सीखता है सब कुछ पाठ्य पुस्तक से नहीं सीख सकता और नहीं सीखता है। तो इसीलिए अनेक संसाधनों में एक साधन माना गया है परंतु एकमात्र संसाधन नहीं माना गया है पाठ्य पुस्तक को। उम्मीद है इतनी बात समझ में आ गई होगी। एक लास्ट पॉइंट है त्रिभाषा सूत्र, जिससे एक क्वेश्चन ना बने हो ही नहीं सकता, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। और आज का लास्ट पॉइंट है हिंदी पेडागॉजी का लास्ट टॉपिक है ये। तो त्रिभाषा सूत्र क्या है? त्रिभाषा सूत्र को 1964-1966 में कोठारी आयोग द्वारा सम्मिलित किया गया था। ठीक है, कोठारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1964-66 में कोठारी आयोग से ही त्रिभाषा सूत्र निकला है। त्रिभाषा सूत्र को बताया गया है। तो इसमें क्या बताया गया है? इन त्रिभाषा सूत्र क्या है? त्रिभाषा मतलब तीन भाषाओं को यहाँ पर महत्वता दी गई है। अर्थात पहली भाषा
पहली भाषा मातृभाषा या क्षेत्रीय भाषा को पढ़ाया जाए। जाहिर सी बात है, अपनी हर वीडियो में लगभग यही बात की जा रही है कि जो पहली भाषा को बच्चे को पढ़ाया जाए वो उसकी क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए। जिस क्षेत्र में वो बच्चा रहता है उसी क्षेत्र की भाषा का इस्तेमाल पढ़ाने में करना चाहिए, या बच्चों को छूट देनी चाहिए। हाँ भाई, जो जिस भाषा में आप अच्छे से समझ सकते हैं उसी भाषा में आप पढ़िए, ठीक है। द्वितीय भाषा के रूप में हिंदी भाषाई राज्यों में, जो हिंदी भाषा के राज्य हैं उसमें कोई भी आधुनिक भाषा या अंग्रेजी भाषा को, जो अगर कोई राज्य है जहाँ पर हिंदी बोली जाती है तो वहाँ पर एक सेकंड भाषा के सेकंड लैंग्वेज के तौर पर अंग्रेजी भाषा पढ़ाई जा सकती है, भाषा पढ़ाई जा सकती है, या कोई आधुनिक भाषा पढ़ाई जा सकती है। अगर जो राज्य भाषा, जो हिंदी भाषाई राज्य अर्थात जहाँ पर हिंदी बोली जाती है वहाँ पर अंग्रेजी भाषा द्वितीय भाषा के रूप में प्रयोग की जा सकती है। और जहाँ पर गैर हिंदी भाषाई क्षेत्र हैं, अर्थात जैसे केरल वगैरह में चले जाइए तो वहाँ पर क्या है कि गैर हिंदी भाषाई क्षेत्र हैं, वहाँ उनकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होती है, तो वहाँ पे सेकंड लैंग्वेज के रूप में हिंदी को पढ़ाया जाना चाहिए। किसको पढ़ाया जाना चाहिए? हिंदी को, क्योंकि हमारी जो राष्ट्रभाषा है वो हिंदी ही है, और भारत में रहकर अगर हिंदी नहीं बोल पाते तो बड़ी ही दिक्कत की बात है। तो द्वितीय भाषा के रूप में अगर हिंदी भाषाई क्षेत्र है, जैसे उत्तर प्रदेश में हिंदी भाषाई क्षेत्र है, तो हिंदी भाषा के अलावा वहाँ पर इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज में पढ़ाया जा सकता है। पर अगर केरल वगैरह राज्य में चले जाइए वहाँ पर तमिल तेलुगु बोली जाती है, तो कन्नड़ वगैरह, तो वहाँ पर साउथ में चले जाइए तमिल तेलुगु कन्नड़ मलयालम ये सब लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, तो वहाँ पर जो गैर हिंदी राज्य हैं वहाँ पर हिंदी को पढ़ाया जाना आवश्यक है। क्या है? हिंदी को पढ़ाया जाना आवश्यक है। और लास्ट पॉइंट है कि तृतीय भाषा के रूप में अर्थात थर्ड लैंग्वेज के रूप में, फर्स्ट लैंग्वेज में हम लोग को क्या करना चाहिए? क्षेत्रीय लैंग्वेज पढ़ाई जानी, मतलब क्षेत्रीय भाषा पढ़ाई जानी चाहिए मातृभाषा के मदर टंग के रूप में। और सेकंड भाषा में अगर हिंदी भाषाई क्षेत्र हैं तो वहाँ पर इंग्लिश पढ़ाई जा सकती है, गैर हिंदी भाषाई क्षेत्र हैं वहाँ पर हिंदी अनिवार्य है। और तृतीय भाषा के रूप में अंग्रेजी या और कोई अन्य भारतीय भाषा को पढ़ाया जा सकता है। कि तृतीय भाषा में तृतीय भाषा का अर्थ है अगर कोई गैर हिंदी राज्य है तो वहाँ पर तो अंग्रेजी पहले से पढ़ाई जा रही है, उसके फिर अंग्रेजी के अलावा कोई भाषा पढ़ाई जा सकती है। अगर हिंदी राज्य है तो वहाँ पर अंग्रेजी के साथ साथ अन्य कोई भाषा भी पढ़ाया जा सकता है। तो यही त्रिभाषा सूत्र है कि फर्स्ट पहली प्राथमिक भाषा क्षेत्रीय भाषा होनी चाहिए, दूसरी अगर हिंदी राज्य है तो वहाँ पर अंग्रेजी पढ़ाई जा सकती है या अन्य कोई भाषा पढ़ाई जा सकती है, और गैर हिंदी राज्य है तो वहाँ पर हिंदी पढ़ाई जा सकती है। और तृतीय भाषा के रूप में अंग्रेजी या कोई अन्य भाषा को, तृतीय भाषा के रूप में अंग्रेजी या अन्य भाषा को पढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यही थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे, तो अच्छे से पढ़िएगा और मन लगा के पढ़िएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।